नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। प्रदेश मध्य प्रदेश उपचुनाव के रण में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हो गए हैं। मुरैना में उनको सभा करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना मुरैना दौरा कैंसिल कर दिया। जिसके बाद ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि उपचुनाव थोपा हुआ चुनाव है। उन्होंने कहा कि एक अदने से कार्यकर्ता ने सिंधिया को धूल चटा दी, जिससे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ग्वालियर में कई स्थानों से गुजरा, लेकिन सिंधिया का फोटो नहीं दिखा। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमने राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति मांगी, पहले तो उन्होंने लौटा दिया, लेकिन 3/4 बहुमत की सरकार है। फिर हमने लिख के भेजा तो उसे फिर अनुमति देनी पड़ी और इस 27 और 28 तारीख को हमारा विधानसभा विधेयक आ रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ किसानों के पीछे से काम न हो। नंबर 1, नंबर 2, हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई सड़कों की है। ये जो काले कानूनों की बात बड़ी अजीब सी बात है। कल सीतारमन जी कहाँ गई थी और उन्होंने कहा हमारी सरकार यहाँ बनाइए, हम फ्री वैक्सीन देंगे। जनता को नहीं देंगे, केवल बिहार में जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ देंगे, दूसरी जगह जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ नहीं देंगे। वैक्सीन तो आया नहीं, उतना तबाह। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब भूपेश बघेल भी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मुरैना में वो प्रचार करने वाले थे, उनको सभा करने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद वो ग्वालियर पहुंचे और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सिंधिया को लिया। बिल्कुल कमर, देखिए जिस तरीके से प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है, और उसी के तहत भूपेश बघेल को आज ग्वालियर चंबल के इलाके की 4 विधानसभा सीटों पर अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार करना था, लेकिन जिला प्रशासन ने उनके सभा को लेकर अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उनका प्रचार का जो कार्यक्रम था वो निरस्त हो गया। लेकिन भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीजेपी के नेता हैं उन पर जमकर निशाना साधा। उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और इसके अलावा भूपेश बघेल ने इस बात का भी हवाला दिया है कि आज उनकी जो 4 सभाएं थी वो जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं देकर उन सभाओं को रोकने का काम किया है। लेकिन इस बिल्कुल, तो ये एक बड़ा आरोप सिंधिया पर लगाया। उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी के लिए छटपटा रहे थे सिंधिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि सरकार से कोई टकराव नहीं है। राज्यपाल होने के नाते मैं संरक्षक और मुखिया, सरकार गंभीरता से मेरी बात मानती है। संवैधानिक नियम कानून से मैं काम करती हूं। लोग मेरे पास आते हैं तो मैं शासन सरकार का ध्यान लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराती हूं। तो सरकार से कोई टकराहट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। राजभवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजभवन और सरकार के बीच अब कोई विवाद नहीं है। देखिए, कोई टकराहट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होता है, सरकार तो आखिर एक राज्यपाल के होने के नाते मैं उसकी संरक्षक और मुखिया होती हूँ, तो टकराहट मेरे से कोई वो नहीं होती। कई चीजों में ऐसी हमारा जो नियम कानून प्रक्रिया होती है, तो समय समय पर मेरा ये फर्ज होता है कि मैं उसकी जानकारी बुलाऊं। किसी भी तरह से लोग मेरे पास आते हैं तो संबंध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करती हूं, और जहां सरकार भी मेरे उस चीज़ को बड़ा संज्ञान और गंभीरता से भी लेती है, और समय समय पर उन तमाम चीज़ों का भी नीतिगत ऐसे मामलों का समाधान भी हुआ है। अब ये सारी चीज़ें अगर कोई चीज़ आती है तो इसको टकराहट नहीं बोला। तो अगर राज्यपाल महोदया ने यह कह दिया है कि सरकार उनकी बात मानती है, तो एक अपने अपने बड़ी बात है। हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से युगल तिवारी जुड़े हुए हैं। युगल, हमने मुख्यमंत्री को भी सुना, वो कह रहे हैं कि भाई अब 28 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और राज्यपाल महोदया ने भी कहा अब कोई टकराव नहीं है।
राजभवन सरकार के बीच। जी कमरुद्दीन, देखिए ये तीसरा बार है जब इस तरह से टकराव की स्थिति निर्मित हुई थी। लेकिन पहला जो मुद्दा था वाइस चांसलर है जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के, उसको लेकर के एक बार इस तरह के गतिरोध आए थे। फिर आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के राज्यपाल ने भी जो है आला अधिकारियों से जवाब मांगा था। इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के इस तरह से गतिरोध बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से अभी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी टकराव की बात नहीं है, वो संवैधानिक पद पर काम करती हैं और वो संरक्षक के रूप में है और संविधान के नियम कायदे को कानून के दायरे में रहकर वो काम करती हैं। इसलिए लोग जब उनके पास आते हैं तो इस तरह से जो है उनको राज्य सरकार से भी पूछना होता है। वो उसी तारतम्य में एक जो स्थिति बनी हुई थी, लेकिन किसी तरह से टकराहट की बातों से उन्होंने इनकार किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कि राज्य सरकार उनकी बातों को तरजीह देती है, सम्मान देती है, तवज्जो देती है। चलिए बिल्कुल ये एक तहजीब जो है, जो एक परंपरा है, वो बनी रहनी चाहिए प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल। रायपुर में जोगी कांग्रेस के नेता पीएचई मंत्री के खिलाफ विरोध मार्च कर रहे थे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पैदल मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने काले गुब्बारे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सप्रे शाला मैदान के पास रोका, जिसके दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। जोगी कांग्रेस का कहना है कि विभाग में बाहरी लोगों को ठेका दिया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय है। इस मामले में सीएम को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से रुद्र विभाग जी के विभाग में, चाहे हथकरघा विभाग हो, चाहे पीएचई विभाग हो, तमाम तरीके से वहाँ घोटालेबाजी हो रही है। हमारी बहन जो हथकरघा विभाग के हैं, उनको काम से बाहर निकाल दिया जा रहा है। बंगाल के लोगों को यहाँ पे लाके काम दिया जा रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार बनने से पहले कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों को, स्थानीयों को यहाँ नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज चाहे पीएचई विभाग हो, चाहे हथकरघा विभाग हो, 10,000 का टेंडर होता है और उसके बाद 7,000 का जो टेंडर होता है अन्य प्रदेश के लोगों को दे दिया जाता है, जिसका हम विरोध करने आए हैं। एमएल अग्रवाल को हटाने की मांग को लेकर विरोध करने आए। और अब बात करते हैं मुंगेली जिले की उन 4 बुजुर्ग महिलाओं की, जिसे अपने आप को जीवित बताने के लिए कलेक्टर को सबूत तक देना पड़ रहा है। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। साहब लो बताया है, अब जिंदा हो साहब बहन। जी हाँ, ये जिंदा है साहब, हमारी आपकी तरह ही जिंदा है। जीने के लिए अन्न की जरूरत है, पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन आपको क्या, सरकारी दफ्तरों में बैठकर जिंदा लोगों को मारने का ही तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। इसलिए तो मोटी तनख्वाह हर महीने उठाते हैं ताकि गरीबों, मजलूमों और बेसहारों के मुंह का निवाला छीन सके, उन्हें जीते जी मार दें। आए हैं साहब, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो काट दी से मृत्यु कह दी से। अब हम जिंदा हैं साहब। पंचायत वाले मन का दिन तुम्हारा? पंचायत वाले मन कुछ नहीं बताइन। अभी जो नवा पंचायत ल पता हुई से तो पता करी है। का पता हुई से? मृत्यु हो गई से कह के नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मर गए कई दिन है। हाँ, तो वही समस्या लेके पहुँचे हैं हम। अभी अब साहब ला बताया है नहीं। हाँ, साहब ला बताया है, अब जिंदा हो साहब बहन। शासन प्रशासन से गुहार लगाती ये बुजुर्ग महिलाएं डिप्टी कलेक्टर से ये कहने पहुंची हैं कि जिंदा हो साहेब, क्योंकि ग्राम पंचायत ने इन्हें मृत बताकर शासन से मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। दरअसल मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में 4 साल पहले ग्राम पंचायत ने 29 मृतकों की सूची बनाई, जिसमें 7 जिंदा लोगों के नाम भी जोड़ दिए। चेचानडीह गांव की ये 4 बुजुर्ग महिलाएं उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद के जिंदा होने का प्रमाण दे रही हैं, ताकि इन्हें राशन, आवास, वृद्धा निराश्रित पेंशन जैसी योजनाओं का फिर से लाभ मिल सके। हाँ, साहब ला बताया है, अब जिंदा हो साहब बहन। साहब सरकारी सैलरी पर कहीं आराम फरमा रहे होंगे, छक्कर मनपसंद
भोजन खा रहे होंगे। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में की गई सरपंच सचिव की लापरवाही का खामियाजा ये पिछले 4 साल से भुगत रही हैं। वो तो भला हो कि सरपंच के बदलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। अब डिप्टी कलेक्टर साहिबा कह रही हैं जांच करवाएंगे। ये 4 के साथ कितने और लोग हैं? 3 और हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। और ये जो 4 महिलाएं थी वो खुद उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, और वैसे ही ज्ञापन दिया है। वो चाहती हैं कि शासन की जो भी योजना है उसका उनको लाभ मिले। करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगा वो होगा, और उनके लिए जो भी बेहतर हो पाएगा बेहतर होगा। अक्सर ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान वोट नहीं देने वालों के साथ ऐसी दुर्भावना जनप्रतिनिधि रखते हैं जिसके चलते रंजिशन नुकसान पहुंचाया जाता है। सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इन बुजुर्ग असहाय महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बेहद अमानवीय है। जरूरत है ऐसे लापरवाह सरपंच और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई सरकारी अधिकारी किसी बेसहारा को जीते जी मारने का गुनाह न कर सके, ताकि फिर किसी बुजुर्ग को खुद के जिंदा होने का सबूत न देना पड़े। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का रंग जमने लगा है। ऐसे में प्रचार के लिए पहुंचे प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा मादर की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। माहौल ऐसा बना कि अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ नाचने लगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और मांदर की थाप पर मंत्री जमकर थिरके। मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के चुनाव प्रचार के लिए मरवाही दौरे पर हैं। मंत्री जब थिरके तब अन्य कांग्रेसी नेता भी थिरकने लगे। मंत्री कवासी लखमा अपने इसी अलग और जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए तो कभी कभी वो साइकिल से भी रास्ता नाप देते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर पूरे बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार पर शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इधर कवर्धा में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्राम बोईर कचरा गांव के ग्रामीणों की आवागमन की समस्या को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से उठाया। ग्रामीण फोक नदी में पानी होने पर गांव में ही फंस जाते हैं और गांव टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों को अपने गांव तक आने जाने के लिए रपटे का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी शिकायत बार बार करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि इसका समाधान जल्द हो जाएगा। जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल ने बीती रात जिले सुदूर नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक के मादरकोटा में एक ग्रामीण के घर में रात गुजारी। रात में अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ पहुंचे कलेक्टर का वहां के ग्रामीणों ने आरती उतारकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में बालोद जिले के किसानों ने झलमला चौक पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया और भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। संगठन ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, प्रति एकड़ 20 कुंटल धान, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।